Hello dear students, a very good morning to all of you and I hope you all are fine and fit at home. Students क्लास 11th हिस्ट्री में हम रिवीजन कर रहे थे हमारे चैप्टर 9 एंड दैट इज़ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी कि औद्योगिक क्रांति। और इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन थी वो क्या कॉजेज़ थे, क्या कारण थे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुई और क्या उसके कहाँ से स्टार्ट हुई और क्या क्या उसके फेजेस थे। So today we will discuss some important questions of this chapter. So let's continue our class. Who designs flying steel loom? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसमें जो इन्वेंशन हुए थे, चाहे वो फ्लाइंग स्टल का था, चाहे वो पावर लूम का था या फिर स्पिनिंग जेनी का था, कहीं ना कहीं जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसमें बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उन कॉटन इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन था उसको बढ़ाया। तो फ्लाइंग स्टल जो कॉटन इंडस्ट्री में काम आती थी, इसका डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया या कौन थे जिन्होंने इसको बनाया था? फ्लाइंग स्टल लूम वॉज डिजाइंड बाय जॉन के इन 1733 यानी कि 1733 ईस्वी में इसको डिज़ाइन करने वाले या इसको फ्लाइंग स्टल को बनाने वाले कौन थे? जॉन के। ये सारे के सारे जो इन्वेंशन हैं और जो इनके इन्वेंटर हैं वो हमारे चैप्टर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके बारे में हम अलग अलग दोनों ही चीज़ों के फेजेस से देखेंगे कि कौन सा इन्वेंशन था, किसके द्वारा किया गया और कब किया गया था। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें फ्लाइंग स्टल का जो इन्वेंशन था वो किसके द्वारा किया गया था? जॉन के द्वारा। और कब किया गया था? 1733 यानी कि 1733 में। और ये किस में काम आती थी? ये काम आती थी जो कॉटन इंडस्ट्री है उसमें काम आती थी। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वर द एडवांटेजेस ऑफ स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या थी? स्पिनिंग जेनी भी एक मशीन थी जो किस में काम आती थी? कॉटन इंडस्ट्री में काम आती थी। यानी कि जो कॉटन को अलग करने का काम था, जो उसकी वीविंग का काम था, जो बुनाई कताई का काम जो भी था, वो सारा का सारा काम इन मशीनों के द्वारा बहुत ईजीली तरीके से होने लग गया था। तो चाहे उसमें स्पिनिंग जेनी हो, फिर जॉन के ने जो फ्लाइंग स्टल थी उसका इन्वेंशन क्या हो, चाहे किसी भी तरीके से अगर हम देखें तो ये सारे ऐसे इन्वेंशन थे जिन्होंने कॉटन इंडस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता था उसको बढ़ावा दिया था। तो सेकंड हमने देखे इसमें स्पिनिंग जेनी क्या थी, क्या इसके एडवांटेज थे? तो स्पिनिंग जेनी वो जो मशीन थी मेड बाय जेम्स हारग्रीव्स। अब इसके अगर इन्वेंशन की हम बात करें, इन्वेंटर की बात करें तो कौन थे? जेम्स हारग्रीव्स। और उन्होंने इस मशीन का इन्वेंशन कब किया था? 1765 में, 1735 में, 1765 में इस मशीन का आविष्कार किया गया, इस मशीन को बनाया गया बाय जेम्स हारग्रीव्स। दिस मशीन स्पीडेड अप द प्रोडक्शन ऑफ स्पिनिंग फैब्रिक्स इन लेस टाइम। अब इस मशीन के द्वारा क्या होने लगा कि जो प्रोडक्शन था, जो उत्पादन था मशीनों से बहुत ज़्यादा होने लगा। जो स्पिनिंग फैब्रिक्स था उसका कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा था। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन मशीनों से कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन लेना, और इसके कारण ही कॉटन इंडस्ट्री में बहुत बड़े जो थे वो चेंजेस आ रहे थे। तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार, इन्वेंशन किसके द्वारा किया गया था? जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा 1765 में। 1765 में जेम्स हारग्रीव्स इन्वेंटेड स्पिनिंग जेनी। जॉन के बारे में हमने बात की थी, फ्लाइंग स्टल का इन्वेंशन इन्होंने किया था। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हु इन्वेंटेड वाटर फ्रेम। ये भी जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसमें काम आता था। तो कॉटन इंडस्ट्री में हम सारे इन्वेंशन देखते हैं। वाटर फ्रेम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इट वॉज इन्वेंटेड बाय रिचर्ड आर्कराइट इन 1769। 1769 में रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा इन्वेंटेड की गई वाटर फ्रेम। सबसे पहले हमने बात की, देखो इसमें स्पिनिंग जेनी की इससे पहले बात की थी जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा, फ्लाइंग स्टल की बात की थी जॉन के द्वारा, और उसके बाद हमने बात की इसमें रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा 1769 में क्या इन्वेंशन किया गया था? वाटर फ्रेम का। ये सारे के सारे इन्वेंशन हम बात कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण इन्वेंशन थे, जो कि कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुए थे। तो इन्हीं इन्वेंशन के कारण हम कह सकते हैं कि कॉटन इंडस्ट्री जो थी उसका बहुत बड़ा योगदान या उसका बहुत बड़े प्रोडक्शन के रूप में जो रिवोल्यूशन थी वो आई थी। अब कॉटन इंडस्ट्री में जो इन्वेंशन हुए उसके बाद हमने बात की, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें एक लॉ पास किया गया था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, जिसको बोला गया था कॉर्न लॉ।
यानी कि कॉर्न क्या होता है कि मक्का होता है, ये एक लॉ बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया। क्या था इस लॉ के अकॉर्डिंग? द कॉर्न लॉ वाज पास्ड इन 1815 इन ब्रिटेन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस लॉ वाज टू इम्पोज बैन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ चीपर फूड, यानी कि किसी भी तरह के चीपर फूड के ऊपर बैन लगा दिया गया था। उसके इंपोर्ट करने पर, किसी भी तरह का जो फूड था, बाहर से जो फूड आयात किया जाता था, इनका इंपोर्ट किया जाता था, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, एक लॉ बना दिया गया। और उस लॉ को क्या नाम दे दिया गया? कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ के द्वारा जब इसकी बात करें हम, तो ये लॉ कब पास किया गया था? 1815 में, 1815 में ब्रिटेन में पास किया गया था। और इसके मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो क्या था, ये क्यों बनाया गया था कॉर्न लॉ? तो ये इसलिए बनाया गया था कि बाहर से जो सस्ता फूड, वो चीपर फूड जो वो इंपोर्ट करते हैं, कोई भी बाहर से चीपर जो सस्ता फूड है वो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। इसी के लिए एक लॉ बनाया गया 1815 में, और इस लॉ को नाम दे दिया गया था कॉर्न लॉ। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट एक और चीज़ पढ़ेंगे इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय लुडिज्म, यानी कि लुडिज्म एक मूवमेंट चला था। तो ये लुडिज्म क्या था और क्यों चलाया गया था? एक मूवमेंट था। लुडिज्म वॉज ए मूवमेंट लेड बाय द क्रिस्मेटिक जनरल नेड लुड, यानी कि नेड लुड जो थे वो इस आंदोलन को चलाने वाले थे, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था लुडिज्म मूवमेंट। अब नेड लुड ने ये जो मूवमेंट था वो क्यों चलाया था, क्या रीज़न थे इसके? तो इसके बहुत सारे रीज़न थे इस लॉ को चलाने के लिए। तो हम इसमें मेन अगर हम देखें तो सबसे जो चीज़ें आती हैं, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो लुडिज्म मूवमेंट था वो नेड लुड के द्वारा चलाया गया। इट्स पार्टिसिपेंट्स डिमांडेड ए मिनिमम वेज, कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, जॉब फॉर जॉबलेस एंड द राइट फॉर द यूनियंस सो दैट दे कुड लीगली प्रेजेंट्स दीज डिमांड्स। अब देखो नेड लुड ने एक मूवमेंट चलाया वहाँ पर ब्रिटेन में, कि वहाँ पर क्या हो रहा था मेनली कि लोगों के पास से जब जो रिवोल्यूशन आई, काम तो ज़्यादा करवाया जा रहा था, साथ में उनको वेजेस कम दिए जा रहे थे, यानी कि उनके जो पे किया जा रहा था उन लोगों को काम के बदले में वो बहुत ही कम था। साथ में वुमेन और चिल्ड्रन से भी बहुत ज़्यादा काम वहाँ पर लिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब रिवोल्यूशन आई, बड़ी बड़ी मशीनें बनी, तो उसके कारण मेनली सारी की सारी चीज़ें अगर हम देखें तो क्या हो गई थी वहाँ पर कि लोगों की जगह मशीनों ने लेनी शुरू कर दी थी, लोग जॉबलेस होते जा रहे थे। तो इसी के कारण वहाँ पर जो मूवमेंट था ये चलाया गया, जिसको नाम दिया गया था लुडिज्म मूवमेंट एंड लीड बाय नेड लुड। मेन क्या था इसमें, उन्होंने डिमांड रखी कि कम से कम जो मिनिमम वेजेस हैं वो लोगों को दिए जाएं, कंट्रोल किया जाए लेबर्स, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए, यानी कि उनके जो काम करने के जो टाइम पीरियड है वो फिक्स किया जाए, जॉब लेस जो लोग हैं उनके लिए जॉब अरेंज की जाए, साथ में उनके जो राइट हैं, जो यूनियंस के राइट हैं, जो मजदूरों के अधिकार हैं, उनको भी लीगली प्रेजेंट में उनको भी लागू किया जाए। यानी कि उन्होंने ये सारी डिमांडें रखी, और इसी को आधार बनाकर, इन्हीं सारी चीज़ों को बेस बनाकर एक मूवमेंट वहाँ पर चला था, जिसको नाम दे दिया गया था लुडिज्म मूवमेंट। यानी कि मजदूरों के हितों के लिए काम करने के लिए ये जो मूवमेंट लीड किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? नेड लुड के द्वारा। और ब्रिटेन में जब ये मूवमेंट चला गया तो बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ते चले गए, बहुत सारे लोगों ने उनके साथ काम करना शुरू कर दिया, ताकि क्योंकि जो मजदूर थे, जो जॉबलेस लोग थे, साथ में वुमेन्स और जो बच्चे थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ देयर वर्क। अब उसके बाद इस मूवमेंट के बाद हम बात करेंगे कि जब रिवॉल्यूशन वहाँ पर आई, औद्योगिक क्रांति वहाँ पर आई, तो बहुत सारे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, बहुत सारे लोगों का शोषण होने लगा था। और इसी रीज़न के कारण जो हमने पिछले मूवमेंट में बात की कि लुडिज्म आंदोलन चलाया गया था, पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो उसी के अकॉर्डिंग जब गवर्नमेंट को लगने लगा कि कहीं ना कहीं लोगों को इसमें सुधार की गुंजाइश है, लोगों को कहीं ना कहीं उनके मजदूरों के हितों के लिए काम किया जाना चाहिए, तो फैक्ट्री एक्ट बनाए गए। वहाँ पर अलग अलग टाइम पीरियड के दौरान अलग अलग एक्ट पास किए गए, जिनको नाम दिया गया फैक्ट्री एक्ट। और मेनली इस फैक्ट्री एक्ट में अगर हम बात करें दो एक्ट की, जो कि पास किए गए थे 1819 में और 1833 में, 1819 और 1833 में जो दो फैक्ट्री एक्ट पास किए गए, उसके प्रोविज़न लिखने हैं हमें, कि उसके प्रोविज़न बताने हमें कि क्या कारण था
कि अलग अलग प्रोविजन से ये बार बार जो फैक्ट्री एक्ट बनाए जा रहे थे मजदूरों के लिए, उनके हितों के लिए, तो क्या इनकी मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे फर्स्ट जो एक्ट बनाया गया था 1819 में, प्रोविजंस ऑफ फैक्ट्री एक्ट 1819, 1819 के फैक्ट्री एक्ट के मेन क्या क्या प्रोविजन थे। तो फर्स्ट इसमें रखा गया कि चिल्ड्रन बिलो 9 ईयर्स ऑफ एज विल नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज। सबसे पहले तो एक ये कानून बना दिया गया कि ऐसे बच्चे जिनकी एज 9 साल से नीचे है वो फैक्ट्रीज में काम नहीं करेंगे। यानी कि ये सारे डिसीजन क्यों लिए जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी, बच्चों के पास से 10-10, 12-12 घंटे काम करवाया जाता था, साथ में उनको बिल्कुल ही पैसे नहीं दिए जाते थे, और इससे बच्चों का जो हेल्थ थी, बच्चों का स्वास्थ्य था, मेंटली सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही थी। वुमेन के पास से भी यही प्रॉब्लम फेस हो रही थी। तो इसी के दौरान वहाँ पर गवर्नमेंट को लगने लगा कि टाइम टू टाइम हमें क्या करने चाहिए कि हमें कुछ इनको लोगों को जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं वर्कर्स, इनके हितों के लिए कहीं ना कहीं हमें काम करना चाहिए, बच्चों की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो 1819 में एक फैक्ट्री एक्ट पास किया गया और इसमें प्रोविज़न रखा गया कि 9 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फैक्ट्रीज में उनके पास से काम नहीं लिया जाएगा। उसके बाद दूसरा इसमें क्या रखा गया कि जो वर्किंग आवर्स थे विल बी लेसन्ड फॉर द 16 to 12 आवर्स। काम करने के जो घंटे थे 18-18, 20-20 घंटे जब उसमें काम करते थे फैक्ट्रीज में, तो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर, बच्चों के खासकर और औरतों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा था, और साथ में इसके बदले में उनको ज़्यादा वेजेस भी नहीं दिए जाते थे। तो ये सारी चीज़ें इस एक्ट में रखी गई कि 16 से 12 घंटे तक का जो काम, 16 से और 12 घंटे तक का काम उन्होंने घटा दिया। यानी कि 16 घंटा पहले काम करना पड़ता था, वो टाइम पीरियड अब फिक्स करके कितना कर दिया कि 12 घंटे तक वो काम करेंगे। तो ये दो प्रोविज़न रखे गए थे 1819 के एक्ट में। एक तो सबसे पहले 9 साल तक के बच्चों का फैक्ट्रीज में काम करना बंद करवाया, दूसरा जो काम करने के जो घंटे थे, आवर्स थे, वो कम किए गए। अब उसके बाद जब इनके ऊपर अच्छे से कह सकते हैं कि काम नहीं हो पाया, तो एक दूसरा फैक्ट्री एक्ट और पास करना पड़ा था। और इस फैक्ट्री एक्ट ये कब पास किया गया था 1833 में। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इसमें क्या प्रोविज़न रखे गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रोविज़न रखे गए कि ऐसे बच्चे, ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज ग्रुप कितनी थी 13 से लेके 17 तक, विल नॉट फोर्स टू वर्क फॉर द मोर देन 10 आवर्स। यानी कि ऐसे लोगों को 10 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा। यानी कि एक ऐसा एक्ट पास किया गया 1833 में। अब उसके बाद इससे पहले हमने बात की थी, जो पहला फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था उसमें 9 साल से कम बच्चों के लिए बंद किया गया था, लेकिन उससे ऊपर के बच्चों के लिए कोई ज़्यादा काम नहीं किया गया। लेकिन अब दूसरा एक्ट जो पास किया गया उसमें क्या किया गया कि 13 से 17 साल तक के जो बच्चे थे उनको 10 घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जाएगा। दूसरा क्या रखा गया इसमें प्रोविज़न कि इंस्पेक्टर्स वर रिक्रूटेड फॉर द इंस्पेक्शंस ऑफ द फैक्ट्रीज, कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, उनके लिए ऐसे इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी निकाली जाएगी, उनको अपॉइंट किया जाएगा जो फैक्ट्रीज़ का इंस्पेक्शन करें, उनका निरीक्षण करते रहें, टाइम टू टाइम जो रिपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट के पास सबमिट करवाते रहें। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हम देख सकते हैं कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो उसके साथ साथ, उसके अच्छे प्रभावों के साथ साथ कहीं ना कहीं बुरे प्रभाव भी पड़ रहे थे समाज के ऊपर। जैसे कि एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, मजदूरों का शोषण जो था वो हो रहा था, साथ में बच्चों के, स्त्रियों के स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि बच्चों के पास से कोयले की जो खाने थी उनमें काम करवाया जाता था, उनके कोई फिक्स आवर्स नहीं थे, उनको किसी प्रकार की छुट्टियां नहीं दी जाती थी, साथ में उनके जो डेली वेजेस दिए जाते वो भी बहुत ही कम थे। और इसलिए मोस्टली जो फैक्ट्री के जो ओनर थे वो क्या करते थे कि वो औरतों को और बच्चों को ही ज़्यादा काम पर लगाना पसंद करते थे। किस कारण से? ताकि उनके पास से ज़्यादा वो काम ले सकें और उनके जो वेजेस हैं वो उनको कम दिए जाए। तो इसमें आज हमने स्टूडेंट्स डिस्कस किए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि किस प्रकार से जो कॉटन इंडस्ट्री थी उसमें चेंजेस आए, किसके जो इन्वेंशन हुए थे उनके कारण, साथ में जो मूवमेंट चलाया गया लेबर्स के राइट्स के लिए वो कौन सा था, लुडिस मूवमेंट था। साथ में हमने बात की कि जो फैक्ट्री एक्ट बनाए गए वो क्या रीज़न था उनके बनने का। इनका मेन रीज़न यही था कि मजदूरों के जो एक्सप्लॉयटेशन था उसको रोकना, साथ में जो बच्चों की कंडीशंस ख़राब होती जा रही थी उनके ऊपर जब गवर्नमेंट ने ध्यान देना शुरू किया तो उन्होंने टाइम टू टाइम अलग अलग फैक्ट्री एक्ट
बनाने शुरू कर दिए और उन्हीं के रिगार्डिंग उनके राइट्स के जो प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो आई होप आप चैप्टर जो है अच्छे से, जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।